everyone, this is Academy of Earth Sciences and I am Sudhir Kumar Srivastav. Today in this video, we will be discussing the GATE Geology 2021 NAT questions. Like the previous video where we discussed the 4 questions, likewise we will also be discussing here the 4 questions as well. ठीक है, यहाँ भी 4 questions डिस्कस करेंगे हम. सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. देखेंगे क्या क्या गलतियां हो गई हैं, क्या नहीं होनी चाहिए थी, और जो लोग बोल रहे हैं पेपर लेंथी था, तो कैसे हम और टाइम बचा सकते थे, दूसरे क्वेश्चंस को वो टाइम दे सकते थे कुछ क्वेश्चन से बचा के. ठीक है, तो एक एक करके हम वो चारों क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, वो आपके स्क्रीन पे होगा, आप देख सकते हो. द क्वेश्चन इज द वाटर टेबल in an unconfined aquifer at a place near the coast is 1 meter above the mean sea level. Given the densities of fresh and saline water as 1.001 and 1.025 gram per cc, okay, respectively, the fresh saline water interface at the same location should be at a depth of dash meter from the water table. ठीक है, क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा. ठीक है, पहले पढ़ते ही एक आपके दिमाग में फॉर्मूला आया होगा, सबने पढ़ रखा है. ठीक है, यहां पे अप्लाई करना है गाइवन हाइजेनबर्ग फॉर्मूला. ठीक है, सबको पता है. एक रिलेशन हमें पहले से पता होता है, H इक्वल्स टू 40T. ठीक है, ये नहीं लगाना है. ठीक है, सबको पता है कि आइसोस्टैटिक कंपनसेशन करके हम डिराइव करते हैं वो फॉर्मूला गाइवन हाइजेनबर्ग का कैसे मिलता है हमें. ठीक है, ये तब लगाते हैं जब वेयर वी कंसीडर द डेंसिटी ऑफ वाटर, जहां पे हम कंसिडर करते हैं 1 ग्राम पर सीसी. ठीक है, ये रिलेशन तभी आता है, H इक्वल्स टू 40T तभी आता है जब वहां पे हम डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम सीसी कंसिडर करते हैं. ओके, विल गेट दिस रिलेशन ओनली व्हेन वी कंसिडर द डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर सीसी. ठीक है, तो जिन्होंने भी ये किया होगा वो तो पहले ही गलत है. इसमें 2 जगह गलतियां हो सकती थी आपसे, तो देखते हैं. पहली गलती यहां पे जो जिसने की है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा समझदार तो सबको ही है, सबने पढ़ा होगा 1.011 दिया है, तो सबने मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये गलतियां तो नहीं की होगी. ठीक है, तो गाइवन हाइजेनबर्ग फॉर्मूला में पता है. ठीक है, वो लगाएंगे हम. क्या होता है, Z इक्वल्स टू रो एफ अपॉन रो एस माइनस रो एफ इंटू HF. ठीक है, ये गाइवन हाइजेनबर्ग फॉर्मूला होता है, सबको पता है. ठीक है, Z क्या है आपकी मीन सी लेवल से इंटरफेस तक की डेप्थ, रो एफ आपकी फ्रेश वाटर की डेंसिटी, S इज योर सलाइन वाटर की डेंसिटी, एंड H इज द ग्राउंड वाटर टेबल से मीन सी लेवल का डेप्थ. ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला पता होता है. आप यहां पे रख दोगे, Z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको रो एफ दिया हुआ है, क्या आपका 1.001. ठीक है, लाइकवाइज यू हैव बीन गिवन रो एस की वैल्यू क्या है 1.025 माइनस 1.001. ठीक है, एंड HF इज व्हाट 1 मीटर. ठीक है, ये 1 मीटर में दिया हुआ है. हियर दिस इज 1 मीटर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, यहां पढ़ोगे तो आपको दिया हुआ है ना, एट अ प्लेस नियर द कोस्ट एट 1 मीटर अबव द मीन सी लेवल. ठीक है, अनकन्फाइंड एक्यूफर. तो ये आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर है यहाँ पे, जो कि 1 मीटर अबव द मीन सी लेवल है. ये आपको HF दे रखा है उन्होंने. ठीक है, You have put the value of HF 1.01 ग्राम पर सीसी कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है. ठीक है, आप लिख लो, लेकिन यूनिट लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, खास करके यूनिट कभी भी नहीं भूलना लिखना. ठीक है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इजी से इजी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यूनिट हमेशा मेंशन करते हुए चलना. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर में आंसर आएगा. ठीक है, डेप्थ है, ऑब्वियसली पता है कि मीटर में आना चाहिए, तो 1.001 अपॉन यह आएगा आपका 0.024. ओके, दिस विल गिव अराउंड 941.708 ऐसा कुछ आएगा आपका. ठीक है, मीटर. बहुत आसान था, आ गया है ना, आ गया ना आंसर. तो जिन्होंने ये आंसर निकाला है, मतलब मैंने तो पेपर देखा नहीं है, जहां से सोर्सेस से मैं क्वेश्चन मिला है, हम सॉल्व कर रहे एक करके. ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी ये आंसर लिखा है, द पीपल हु हैव रिटन दिस आंसर, काइंडली रिड्यूस द मार्क्स विच वर गिवन टू दिस क्वेश्चन, लाइक 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जितने का भी ये क्वेश्चन था, घटा लेना. ठीक है, घटा लेना, क्योंकि ये गलत है. ठीक है, ये गलत है. मैंने हमेशा बोला था, अपने लास्ट मिनट
जो वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियोज मैंने बनाया था फ्रॉम द एग्जाम, उस गेट से पहले, नेट से पहले क्या करना चाहिए, मैंने उसमें बोला था आपको, पर्टिकुलरली बोला था कि क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना। आपकी आदत होती है, क्या होता है ना, कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं लगता है अरे यार ये तो पहले किया है हमने, और फट से सॉल्व कर देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जाम इज टू राइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को खोजने की कोशिश करो, खास करके नेट में। इन नेट पर्टिकुलरली यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स एक्चुअली होते क्या है, जो पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उसका एक समरी होता है, एक वर्ड समरी, वन वर्ड समरी इज द कीवर्ड। कीवर्ड किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, आपके यूनिट एंड डायमेंशंस के फॉर्म में आ सकते हैं। इस बार आई गेस लोगों ने बताया कि इंटीजर दिया हुआ था, आंसर 1 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने बोला था, वो हिंट है एक तरह का आपका, दैट इज समटाइम मे बी यूज्ड एज अ कीवर्ड, वो भी कीवर्ड की तरह यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स आर इन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। 80 to 85% क्वेश्चंस में कीवर्ड्स हमेशा लास्ट लाइन में होते हैं, ठीक है। हमेशा अपने स्क्रिबल पैड पे देखो, अब तो गलतियां हो गई है, लेकिन जैम वालों के लिए, अगर जैम वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, अभी भी टाइम है, आप ध्यान दो, ठीक है। आपका भी अगर ऐसा पेपर आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं, टाइम दो, एडजस्ट करो अपनी स्ट्रैटेजी वहां पे। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करके आना है यार, 100 मार्क्स का नहीं, आप जो जो बनते जा रहा है बनाते जाओ, टाइम जिससे बच रहा है उसको यूटिलाइज करते जाओ। आप टारगेट क्यों लेके चल रहे हो कि आपको 55 क्वेश्चन जियोलॉजी के कंप्लीट ही कर डालने हैं पूरे। और लोगों की स्ट्रैटेजी गड़बड़ इसलिए भी हुई है, मैंने हमेशा बोला था कि पहले 10 मिनट आप पेपर देखो, ठीक है, 10 मिनट पेपर। आप सोच रहे हो सर टाइम ऐसे कम पड़ गया था, 10 मिनट और क्या देखते हम। अरे यार 10 मिनट पेपर देखा होता तो एक स्ट्रैटेजी वहां खुद ही बना ली होती। क्या आपने क्या किया है, एमसीक्यू से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। लोगों ने सोचा चलो ठीक है न्यूमेरिकल, कुछ लोगों ने जिन्होंने न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया था मे बी उन्होंने अप्रोच सही किया होगा, लेकिन जिन्होंने एमसीक्यू से स्टार्ट किया था, मैंने क्या बोला था एमसीक्यू में, उस वीडियो में मैंने बोला था कि एमसीक्यू एक बार जो नहीं होगा वो फिर नहीं होगा। आपने क्या किया, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया है एमसीक्यू में, और आपको न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चन टाइम कम पड़ गया। और जब न्यूमेरिकल्स में टाइम कम पड़ता है ना तो लोग पैनिक होते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन गलत होते हैं तब। क्यों? क्योंकि आपको टाइम कम पड़ रहा है। सो अगर आप सही तरीके से आप क्या करते, इजी क्वेश्चन पिक करते न्यूमेरिकल के, देन मॉडरेट, देन हार्ड वंस, एंड फिर उसके बाद क्या होता, अगर आपके पास 40 मिनट भी होते ना, या 45 या 50 मिनट्स भी होते आपके बचे हुए, दैट वुड हैव बीन इनफ। जितना मैंने सुना है एमसीक्यू के बारे में इस बार के पेपर के, इजी आया था। जो भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जितने मिले हैं मुझे, इजी आए थे क्वेश्चंस, इतने इजी कि 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगना था उस क्वेश्चंस में। कितने 30 क्वेश्चंस होंगे मोस्ट, आई डोंट नो, 20+ शायद आपका नेट था, हाँ 20+ ही नेट है आपका, और उससे 30 अराउंड आपके एमसीक्यू थे। 1.5 मिनट लगने थे एक क्वेश्चन में, लेकिन आपने गारंटी से 4 से 5 मिनट वेस्ट किया है हर एमसीक्यू पे, और इसलिए आपको नेट के लिए भी टाइम कम पड़ गया। और इसी तरह इस भी क्वेश्चन में गलती हुई, क्यों? क्योंकि लापरवाही हुई है, आपने कीवर्ड नहीं नोटिस किया। 2 मिनट पीछे रिवाइंड करो खुद को, ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। द वाटर टेबल इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफर। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आपने पहली बार पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा है, आई कैन गारंटी दैट कि सबने मतलब 80%, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि 80% पीपल इन द जियोलॉजी यही आंसर निकाल के आए हैं, यही आंसर निकाल के आए हैं और गलत करके आए हैं। दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये गलत आंसर है। कैसे? अब देखो, द वाटर टेबल इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफर at a place near the coast is 1 meter above the mean sea level. Let this place be x. वो जिस प्लेस की बात कर रहा है नियर द कोस्ट इज 1 मीटर above the mean sea level, ठीक है। ये सपोज दैट दिस इज द प्लेस, दिस इज x, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन x, ठीक है, above the mean sea level, given the densities of fresh and saline water, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, द फ्रेश सलाइन वाटर इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस है, फ्रेश ये सलाइन वाटर है, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। द फ्रेश सलाइन वाटर इंटरफेस एट द सेम लोकेशन, इसी लोकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, एट द सेम लोकेशन शुड बी एट अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द वाटर टेबल। यहां पे कीवर्ड क्या था आपका? कीवर्ड था आपका फ्रॉम द वाटर टेबल,
फ्रॉम द वाटर टेबल, ठीक है। ये जो आपने Z कैलकुलेट किया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z 41.708, ये कहां से वैल्यू होती है? दिस इज फ्रॉम द मीन सी लेवल, इज नॉट आस्किंग द डेप्थ ऑफ द इंटरफेस फ्रॉम द मीन सी लेवल। वो आपसे नहीं पूछ रहा है कि मीन सी लेवल से इंटरफेस की डेप्थ कितनी होगी, वो पूछ रहा है फ्रॉम द वाटर टेबल। ये जो x लोकेशन फ्रॉम द सेम लोकेशन मींस जो ये x लोकेशन शुड बी एट अ डेप्थ ऑफ, ये जो इंटरफेस से जो x लोकेशन है वो कहां वाटर टेबल से कितनी दूर होगा, तो ये 1 मीटर उसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? द वैल्यू ऑफ HF विल बी एडेड टू Z, तब आपको जाके करेक्ट आंसर मिलेगा। सो ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? HF प्लस Z, दिस विल गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर देगा। तो जिन्होंने भी निकाला है ये आंसर गलत है, गलत है ये। आप जितनी बार पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, टॉड रेफर कर सकते हो, टॉड में 591 पेज नंबर पे होगा ये चैप्टर, ठीक है, 591 में, हाँ 591 शायद, आई गेस, अगर मुझे सही से अभी तक याद है, ठीक है, 591 में ये फ्रेश वाटर सलाइन वाटर इंट्रूजन का ये चैप्टर है पूरा, ठीक है। आप वहां पे देखो, जाके पढ़ो फिर से। आपको लग रहा है कि अगर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप वापस जाओ, पढ़ो उस चैप्टर को, देखो वहां पे, ठीक है। ये 41.708 अप टू शायद आई गेस 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा था, तो 41.70 तक चलेगा, प्लस 1 मीटर, ठीक है। आंसर विल बी 42.708 मीटर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है, जो करना है सही करना है, सब नहीं करना है, जो करना है सही करना है। ये बहुत बड़ा लेसन होता है, समझो इसको। जब भी आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होना, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा करना नहीं होना चाहिए। आप जियोलॉजी के ऑडियंस को समझो, ठीक है, या जो भी दे रहे हैं, सब गलतियां करते हैं न्यूमेरिकल में, तो आपको करेक्ट होना है बस, ज्यादा नहीं करना है, सही करना है, जितना करना है सही करना है, ठीक है। अपने आप आओगे, टॉप रैंक में आओगे अगर सही करते जाओगे ना। आपने यार अगर 40-45 भी किया होता ना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छोड़ भी दिए होते, अगर पेपर ऐसा था 45 तक भी जाते करके 48 अराउंड, टॉप में आप टॉप 10 में जा सकते थे, टॉप 20 में आ सकते थे, सही करते तो, ठीक है। सो दिस वॉज द लेसन विच यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कीवर्ड्स ढूंढो, इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा उसने वो जानता था, केट जानता था, लोगों को लगेगा कि अच्छा इजी है, चलो ठीक है करके निकल लेते हैं, बट हियर वाज द ट्विस्ट, समझना है आपको, समझे। सो दिस विल बी आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, सो यू कैन सी दैट अ रॉक फॉर्म्ड एट अ टाइम t equals to 0 with number of carbon 14 atoms equals to 10 to the raised 5, okay. The number of carbon 14 atoms bracket में in log to the base 10 after a time 8 into 10 to the raised 3 years is, ठीक है, and we have been given a decay constant that is 1.25 into 10 to the raised -4 per year, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। सो पहले गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डीके कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? डीके कांस्टेंट हमें दिया है, डीके कांस्टेंट हियर इज 1.25 into 10 to the raise -4 per year, ठीक है, ये हमें गिवन है, ओके। एंड बस, और आप में कार्बन 14 एटम्स भी दिया हुआ है, कार्बन 14 एटम्स की वैल्यू कितनी है? 10 to the power 5, ठीक है। सो आप जैसे ये डेटा देखोगे, एक फॉर्मूला जेट से क्लिक होगा आपके दिमाग में, विद इन अ लाइटनिंग स्ट्राइक एक फॉर्मूला आ ही जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? क्या है? n equals to n naught e to the raise lambda t, ठीक है। ये फॉर्मूला फट से आएगा, दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जिसके दिमाग में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। अब कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट भी मुश्किल से 2-2.5 मिनट का है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, कहां कहां क्या गलतियां हो। यहाँ पे 2 गलतियां हुई इस क्वेश्चन में, आई कैन गारंटी। जिनसे गलती हुई है इस क्वेश्चन में, जो आंसर आएगा, उसके अलावा जो आया है, अगर गलती हुई है तो वो कहां पे हुई मैं बताता हूं, ठीक है। सो वॉच इट केयरफुली। आपको ये क्या है? वेयर n equals to number of present atoms, okay, n not equals to number of initial atoms, ठीक है। you have been given the value of present atom that is 10 to the raise 5,
एंड एट टाइम कहां पे, t इक्वल्स टू 0 पे, ये वैल्यू कहां है, एट t इक्वल्स टू 0 आई गेस, हाँ ठीक है यही है। इसे एन नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है सर। कैसे, n इक्वल्स टू एन नॉट किया है, ठीक है फिर से क्यों लिख रहा हूं मैं, n की वैल्यू 10 की पावर 5 दी है आपको, एन नॉट कैलकुलेट करना है, e टू द रेज माइनस लैम्डा t, ठीक है t की वैल्यू यहां से हम 0 रख देंगे वहां पे, इंटू 0, ठीक, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स e टू द पावर 0 माइनस 0, ठीक है। तो क्या, सॉरी माइनस बोल रहा हूं, e टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, इतना तो पता होगा ना, 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू n नॉट, e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, सो 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू n नॉट इंटू 1 एंड n नॉट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। यहां से आपको इनिशियल एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स पता चल चुका है, ठीक है 10 टू द पावर 5, कुछ नहीं है अब यहां से, कैलकुलेशन पार्ट इज ओनली लेफ्ट, क्या है आपका, आपको इनिशियल पता हो गया, अब प्रेजेंट एटम निकालना है एट टाइम 8 इंटू 10 टू द पावर 3 ईयर्स, हाँ ठीक है। तो n इक्वल्स टू एन नॉट की वैल्यू 10 टू द रेज 5 इंटू ई माइनस लैम्बडा आपकी वैल्यू दी है 1.25 यूनिट लिखते हैं ना, कट जाएगा ऐसे एटम्स में आंसर, तो कोई यूनिट डायमेंशन का फर्क नहीं है, एक ही बार यूनिट हो जाएगा वो भी कट जाएगा यहाँ पे, सो इट विल आल्सो कैंसिल आउट ओनली, पर ईयर है, ठीक है। एंड ये है आपका 8 इंटू 10 की पावर 3 ईयर कट जाएगा, सीन खत्म यूनिट का, यहां से यूनिट डायमेंशन पार्ट इज ओवर नाउ, ठीक है। अब 8 इंटू 1.25 कितना होता है, 10 होगा, 8 इंटू 1.25 10 होगा आपका, ठीक है 10 लिख दिया सर, 10 टू द रेज माइनस 4 इंटू 10 पावर 3 अपॉन में 10 हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो आप n की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट, ठीक है, तो लिख सकते हो 10 टू द रेज 5 अपॉन e, हमें n मिल गया, ठीक है। अब कीवर्ड क्या था, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कीवर्ड ध्यान रखना है कि हमें कार्बन 14 एटम्स की जो प्रेजेंट वैल्यू इन फॉर्म ऑफ log टू द बेस 10 निकालना है। यहां से अब गलतियों का सिलसिला शुरू होगा आपका, ठीक है, मुझे पता है यहां शुरू होगा। देखो यहां पे दो प्रॉपर्टी आपको log की पता होनी चाहिए यहां के बाद से, ठीक है, मैं बता देता हूं वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, log m अपॉन n, ठीक है, टू द बेस 10, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो उसको लिखते हैं हम log m माइनस n, ठीक है, ये इस तरह होता है, पढ़ा होगा आपने log की प्रॉपर्टी में यार। सी आप ये जब पेपर देने आए हो इस साल का, प्रीवियस पेपर सारे आपने लगाए ही होंगे, ठीक है, आई कैन कंसीडर दैट कि आपने लगाए होंगे, तो आपको ये प्रॉपर्टीज कितनी बार हमेशा यूज हुई होगी, तो और क्लास में भी कोई ना कोई कहीं पढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, रट के नहीं जाना है यार कि ऐसा ऐसा, अभी मैं बताऊंगा अगर ये जो रट के भी गया होगा तो आगे कहां जाके गलतियां होंगी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, log m टू द रेज x 10, ठीक है, ये क्या होगा x इंटू log m बेस टू 10, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में। सी इतना टाइम नहीं लगेगा, दिस मच टाइम वोंट बी यूज्ड इन योर पेपर, ये मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग टू लॉन्ग, 7 से 8 से 10 मिनट लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे इतना स्पेस भी नहीं लगेगा, 1/4 पार्ट में भी हो जाएगा आपके स्क्रिबल पैड में, 2 से 2.5 मिनट ही लगने वाले हैं। जिनको ये लॉग पता है 2 से 2.5 मिनट, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, इतने डिटेल में थोड़ी लिखना होता है स्क्रिबल पैड पे कि दिस गिवन दिस नॉट गिवन, वो तो फट 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 कैलकुलेट करते जाते हो आप वहां पे, ठीक है। सो इतना, ये दो प्रॉपर्टी पता है आपको। अब यहां से हम प्रोसीड करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में आंसर निकालने बोला है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, नहीं इसलिए मैंने बोला टाइम नहीं है क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि पेपर लेंदी था सर, आप तो देखो आपके सॉल्यूशन खुद ही इतने बड़े हैं। सो यार मैं समझा रहा हूं एक स्टेप खोल के, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना लेंदी हो रहा है, ठीक है। जब आप खुद करोगे तो नहीं लगेगा कभी भी इतना टाइम, ठीक है। सो यार इनका लॉग बोथ साइड लेना है, तो क्या लिखूंगा मैं, लॉग बेस टू 10 n इक्वल्स टू लॉग बेस टू 10 टू द 5 अपॉन e, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये किसके फॉर्म का है, ये अभी किसके फॉर्म का है,
m की पावर n के फॉर्म का है, ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, लिख सकते हो तोड़ के इसको। कैसे लिखूंगा अभी ये नहीं लिख रहा हूं मैं, RHS का काम कर रहा हूं, ठीक है, LHS छोड़ दिया मैंने इधर। सो यहां लिख सकते हो log 10 to the power 5 10 log e base to the 10, ठीक है, ये लिखोगे। अब ये किसके फॉर्म का हो गया, दिस क्वांटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ log m base to the raise to the x एंड बेस 10, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू लॉग m बेस टू द 10। सो इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू लॉग, ऐसा लिख सकते हैं ना कुछ, ठीक है, एंड ये हो गया लॉग। अब यहां पे भी बहुत सारे होशियार लोगों से गलती हुई होगी, ठीक है, क्या गलती मैं बताता हूं, जो रट के गए होंगे प्रॉपर्टी को, जिन्होंने लॉग को समझा नहीं है आज तक। यस, वी ओनली एम्फसाइज ऑन न्यूमेरिकल्स, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में एम्फसाइज करते हैं एंड इस टाइप की चीजों पे ज्यादातर, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के अलावा। जब हम एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं तो लॉग भी पढ़ाया हमने, एंड लाइकवाइज आपको फोर्थ क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे वो भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखो अभी यहां पे क्या होगा, जिन्होंने यहां तक निकाला है प्रॉपर्टी है, कुछ होशियार लोग क्या करेंगे, लॉग e टू द बेस 10 को 1 लिख देंगे। नहीं, ये नेचुरल लॉग नहीं है, ये लॉग टू द बेस 10 है। यहां पे log e टू द बेस 10 1 नहीं होता है, यहां पे log e टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1 नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये 1 कब होता है, जब नेचुरल लॉग की बात हो। हाँ इधर लिख लेता हूं, स्पेस नहीं है, ठीक है, यहां लिख लेता हूं log ln e अगर आपको लिखा होता देन इट विल बी 1। अगर बेस 10 है तो 1 होगा ही नहीं, और इतना दिमाग लगाना भी नहीं था, आपके पास कैलकुलेटर था, लॉग में e की लिखते log e, आपको वो वैल्यू दे देता। अगर जिनको e की वैल्यू पता है, कुछ लोग के अच्छे होंगे मैथ्स, तो उनको पता है कि e एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 2.7 होता है। 2.7 का भी लॉग निकाल दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेंज में आंसर होता है तो थोड़ा सा इधर जाओगे, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आई गेस पूछा है, मैंने पेपर देखा नहीं, हाँ ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है आपसे, ठीक है, तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जिनसे यहां तक आके गलती हुई है वो यहां गलत किया है उन्होंने। सो अब 1 ये होगा, log 10 टू द बेस 10 ये 1 होगा, ये नहीं होगा। सो 5 इंटू 1 माइनस log e टू द बेस 10, log e टू द बेस 10 इज 0.43 एंड 4। आप कैलकुलेट करना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज मुझे पता है इतना होना चाहिए, ठीक है, 4342 होना चाहिए, हाँ होगा ही, ठीक है। तो 5 माइनस 0.4342 आप लिख लो, तो 4.5658, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी लॉग इसकी, ये आपको निकालना था और इसका आंसर ये आएगा। जिनका ये आया है करेक्ट है, ये करेक्ट है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं था। दिस हैज टेकन दिस अराउंड 7 to 8 मिनट्स और 10 मिनट्स मुझे समझाने में और मुझे बताने में कि गलतियां कहां हुई है। जब खुद से करोगे तुम पेपर में, यू विल बी सॉल्विंग बाय योरसेल्फ इन द पेपर, यू विल टेक ओनली 2 to 2.5 मिनट्स ऑन मैक्स इतना ही टाइम लगने वाला है। मैंने बोला था स्ट्रैटेजी वाले में, अपने लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में, कि 6-6 मिनट देना। अरे यहां से टाइम सेव कर लेते आप, ये सब क्वेश्चन से टाइम सेव होते हैं। तो अगर जिनके 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो गए होंगे वहां से, अदरवाइज आप सिक्योर कर लोगे पूरा, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो एलिमेंटल मैथमेटिक्स हुआ, बेसिक फिजिक्स हुआ, बेसिक्स केमिस्ट्री हुई, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नहीं पेपर है फिजिक्स का, नहीं पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है, अर्थ साइंस का, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। तो बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, एलिमेंटल मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। आप इससे दूर तो नहीं रह सकते ना, अरे नहीं ये तो टफ हो गया, इतनी सी चीजें पूछ दी तो। सो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आई होप सबने कर लिया, ठीक है। सो वील बी प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, ठीक है। अ कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट वाज परफॉर्म्ड on a vertical sand column of height 40 centimeter and cross sectional area of 25 centimeter square. Okay, during the test, when the loss of fed was 50 centimeter, the volume of water collected in 2 minutes was 300 centimeter cube. Okay, applying Darcy's law, the calculated coefficient of permeability of the sand column is dash centimeter per second.
ठीक है, यहां पे कीवर्ड क्या है मेरे क्वेश्चन में, सबसे पहले कीवर्ड पकड़ना है। ठीक है, मैं यही कीवर्ड पे इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप सोच रहे अरे कीवर्ड क्या पकड़ना है, ऐसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन गलत हुआ था ना, वैसे फिर गलतियां होंगी। सो कीवर्ड हमेशा इजी से टफ क्वेश्चन कोई भी रहे, कीवर्ड लिखो। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का उस दिन गलत होता है एग्जाम में। एग्जाम का दिन ऐसा होता है जहां अच्छा सा अच्छा स्टूडेंट मार खा जाता है। ठीक है, और जो बहुत ही कॉन्शियस एवरेज स्टूडेंट रहता है, हो सकता है वो ले जाए नंबर उस दिन। सो हमेशा कॉन्शियस रहना है। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इजी कीवर्ड है, लिख लेते हैं। कीवर्ड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, यूनिट भी लिख लेते हैं साथ में, किस में निकालने बोला है मुझे, सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसका। ठीक है, ये अब क्या क्या दिया हुआ है मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है ना, द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, यस वॉल्यूम दी है मुझे कितनी, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और क्या दिया है, हाइट दी है कितनी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है मुझे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आई गेस। ओके राइट, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, एंड हेड लॉस भी दिया है आई गेस, हेड लॉस भी दिया है 50, हेड लॉस इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे दी हुई हैं, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 मिनट्स, ये 2 मिनट्स में कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसको देख के डार्सी लॉ बोल दिया यार, और उसने डार्सी लॉ बोल दिया तो एक फॉर्मूला तो क्लिक हो गया होगा आपके दिमाग में, फट से आया होगा वो फॉर्मूला। क्या वो फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू माइनस KA DH अपॉन DL। ठीक है, बताया था मैंने लेक्चर डार्सी लॉ वाले में, माइनस फॉर द, आपको किस लिए, फ्लो का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए माइनस लिखते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब Q यहां पे वॉल्यूम दी है, Q का डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट अ सर्टेन पॉइंट पर यूनिट टाइम, है ना। क्या होता है कि Q का एक और फॉर्मूला था ना, Q इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये लिखते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ सर्टेन पॉइंट पर यूनिट टाइम इज योर Q। ठीक है, वॉल्यूम दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर क्यूब पर 2 मिनट्स, विल गेट द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, क्या 300 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 2 मिनट्स। ठीक है, इक्वल्स टू K निकालना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया दिया है हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, हाइट हमें दी है 40 सेंटीमीटर और हेड लॉस है मेरा 50 सेंटीमीटर हेड लॉस है, तो DH की जगह 50 सेंटीमीटर अपॉन 40 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट। ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अब क्या है, मुझे अब मैंने जैसे स्क्रिबल पैड में लिखा हुआ था कीवर्ड, यूनिट लिखी हुई थी मैंने, अच्छा मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। ओके, सब सेंटीमीटर में है, मुझे एक जगह मिनट आ रहा है, तो मैं फट से कन्वर्ट करूंगा, क्या करूंगा, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो पता ही होगा आपको। ठीक है, 300 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 120 सेकेंड्स लिख सकता हूं मैं। अब यूनिट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे सेकंड मिलने लगेगा, ये यूनिट कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे K इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 50 अपॉन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया। अब कुछ आंसर दिखने लगा है मुझे सर, है ना, दिखने लगा है। अब मुझे ये 120 है तो 40 टाइम्स 3, ठीक है, 300 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 25 4 टाइम्स लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, एंड ये 2 अपॉन 25। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू K। ठीक है, इसी यूनिट में आंसर मांग रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 अपॉन 2.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है इसमें, कोई सस्पेंस नहीं है, यही आंसर है इसका, ठीक है 0.08। लेकिन अब आते हैं, कुछ तो होना चाहिए ना सर, ठीक है। अब ये 0.08 था, आंसर आ गया, गलत नहीं है आंसर, ठीक है। लेकिन अब जिन लोगों ने बोला टाइम कंज्यूम हो गया मेरा, यार यूनिट डायमेंशन से सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। मैंने पेपर देखा है अभी, ठीक है, जब सॉल्व करने के मुझे क्वेश्चंस मिले, मैंने पूरा नेट देखा, 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे थे, 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे थे नेट के जो आपके यूनिट डायमेंशन से सॉल्व हो रहे थे, सिर्फ यूनिट डायमेंशन से। और यूनिट डायमेंशन से सॉल्व करने में कितना मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा? 1.5 मिनट, 2 मिनट ऑन मैक्स, 2 मिनट्स मैक्सिमम ऑन मैक्स। अगर बहुत ही डिले हो गया तो पेपर में 2 मिनट से ज्यादा तो लगता ही नहीं है। 6 क्वेश्चंस 12 मिनट में खत्म हो जा रहे हैं आपके, 12 मिनट में, उसमें 2-2 नंबर के कुछ क्वेश्चन है आई गेस। वो अगर आप खत्म कर रहे हो तो यहां से टाइम मैनेज करोगे उस क्वेश्चंस के लिए, जो आप बोल रहे थे कि टाइम कम पड़ रहा है, उन क्वेश्चंस को यहां से ले जाओगे यूनिट डायमेंशन से। स्मार्ट बनो या स्मार्ट। गेट के नाम में ही एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड का पेपर भी होता है गेट में, लेकिन गेट के खुद के फुल फॉर्म में एप्टीट्यूड है। तो लॉजिकली आंसर अप्रोच होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। ये 0.08 आ गया। अब यूनिट डायमेंशन से कैसे? मुझे पता था सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आना है, ठीक है। पूरा पिक्चर देखो यहां पे, ठीक है। अब कैसे आ सकता था, कैसे आ सकता था कि सेंटीमीटर पर सेकंड कैसे आ सकता था? मुझे क्यू की वैल्यू पता थी, मैं सीधे सीधे यही करता ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखता मैं सबसे पहले। एक ही तरीका हो सकता था, मुझे दिख रहा था, मुझे बाकी चीजें नहीं दिख रही थी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मुझे इतना दिख रहा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 मिनट्स। मुझे ये चीज अंडरलाइन करके आपको लिखना चाहिए था स्क्रैबल पैड पे, अगर यूनिट डायमेंशन करने जा रहे थे तो आपको दिख रहा था कि 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, 2 मिनट्स है, मतलब ये कुछ है मेरे यूनिट जैसा। तो मैं लिखला फट से ये काम करता, ठीक है, 2 × 60 सेकेंड। अब मैंने अपना यूनिट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। अब यार सेंटीमीटर पर सेकंड है मेरा, ये कटना चाहिए स्क्वायर, इसमें 2 पावर तो जाना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो निकल जाना चाहिए यहां से। वो कैसे निकलेगा? मैं कुछ सोचूंगा, क्या सोचूंगा कैसे करूं। तो हाँ ठीक है, एक तरीका है, एरिया अगर मैं इधर लिख दूं इस साइड में, के की वैल्यू मुझे निकालनी है, एक्स मान लिया, मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता यार, मुझे एक्स मान के नहीं चल रहा हूं मैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगा तो आ जाएगा, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। वो आ गया, ठीक, आपने कर लिया। अब सेंटीमीटर कट रहा है, लेकिन अभी भी यहां पे 50 और 40 सेंटीमीटर है, तो आप उसको एडजस्ट करोगे कैसे? अब आपको दिखने लगेगा, जब यहां तक आ जाओगे ना तो आपको इतना तो पता ही होगा यार, DH/DL होता है, तो मैं उसको ऊपर लिख दूंगा, सॉरी हाँ कितना था, H 50/40 कर दूंगा, यहां से मेरी यूनिट कट जाएगी, ठीक है। मुझे इतना नहीं करना, तो मैं वहीं से ही एक रफ, मतलब एक दिमाग में स्केच तैयार कर लूंगा कि मुझे ये चाहिए कैसे। और इतना नहीं भी करना था तो यहां से तो डायरेक्ट आ ही रहा था, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें अगर यूनिट डायमेंशन नहीं भी लगाओगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इससे भी कर लोगे। जिनको उसके लिए, जिनको राशि लॉ याद ही नहीं है, जो एकदम पता ही नहीं राशि लॉ क्या होता है, वो ऐसे एडजस्ट करेंगे। और अप टू शायद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर था, तो जब आप उल्टा करोगे ना तो शायद कुछ गड़बड़ होगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ कटने लगेगा, वैल्यूज शायद एग्जैक्ट आने लगेंगी, तो आप समझ जाओगे कि डेसिमल प्लेसेस तक आंसर, उल्टा करोगे तो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर नहीं आएंगे आई गेस। जब नहीं आएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो जो दिया है हिंट कि डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है वो तो आ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये नीचे होगा फिर। तो यहां से सेंटीमीटर कट गया, ये कट गया, सेंटीमीटर कट गया, अब वही है सेम प्रोसेस। तो यहां भी यूनिट डायमेंशन से आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आएगा तो आंसर वही। सो द करेक्ट आंसर इज 0.08 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब। आई गेस सबका सही हुआ होगा, ये इतने डिटेल में समझाया था डासी लॉ मैंने, ठीक है, जो वीडियो पब्लिक भी किया था मैंने डासी लॉ का, इसमें कुछ था भी नहीं। सो दिस इज इट, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ at an altitude of 700 km on the equatorial plane of the earth and it revolves in the same direction as the direction of rotation of the earth, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। Considering the radius of a spherical earth as 6300 km and the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, the tangential velocity of the satellite in the orbit is, keyword लिख लेते हैं हम,
क्वेश्चन को पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लो, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम में ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ लो, ठीक है। अब कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कीवर्ड मेरे पास क्या है, क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है मुझे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी 85%, मैं बोल सकता हूं 85% लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा ये। क्यों? क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के, कुछ लोगों के हिसाब से फिजिक्स का क्वेश्चन है तो आर्ट साइंस वालों को तो करना ही नहीं चाहिए, आना नहीं है, मतलब होगा नहीं, छोड़ दिया होगा। बट एईएस वालों, मैं पर्टिकुलरली एईएस वालों से बोल रहा हूं, आपके ये क्वेश्चन जस्ट वॉक इन द केक था, वॉक इन द पार्क, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन आपके लिए। था क्या? क्लास में हमने इससे टफ क्वेश्चन डिस्कस किया है, टेस्ट में हमने इससे टफ क्वेश्चंस किए हैं, है ना। आपने अर्थ एंड सोलर सिस्टम इतने अच्छे से, इतने डिटेल में पढ़ा है, इतने डिटेल में पढ़ा है आपने। मतलब मुझे नहीं लगता किसी कोई भी 10 या 11 लेक्चर देता है अर्थ एंड सोलर सिस्टम को। अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ये क्वेश्चन तो आपसे होना ही चाहिए था, हलवा था आपके लिए, एएस वालों के लिए हलवा था ये क्वेश्चन। नहीं हुआ है तो पाप हो गया है आपसे, दूसरों का नहीं पता मुझे, लेकिन आपसे गलत नहीं होना चाहिए था ये क्वेश्चन। इससे टफ क्वेश्चन किया है ना हमने, 3 to 4 टाइम्स टफ क्वेश्चन किए हैं इससे हमने, कुछ नहीं था। और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए यार ये क्वेश्चन आप लोग के लिए टफ नहीं है। पहली बार कब कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये वाला, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, पहली बार कब पढ़ा था ये क्वेश्चन? क्लास 9th में। मैं सीबीएसई से हूं, क्लास 9th में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। जो लोग बोलते हैं बायोलॉजी वगैरह, क्लास 11 से, आई गेस हमारे में तो 11 से ही बायोलॉजी आप पिक करते हो, मुझे नहीं पता बाकी का, लेकिन 9 तक तो सब पढ़ते हैं यार। ये इतना साइंस, बेसिक साइंस तो आना चाहिए यार। अर्थ साइंस पढ़ रहे हो आप जियोलॉजी जो आप करते रहते हो, क्या है वो अर्थ साइंस? क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, एलिमेंटल मैथ्स, थोड़ा सा कहीं पे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो आता है ना। द ड्राइविंग मैकेनिज्म, द ड्राइविंग फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इन द बॉडी, क्या है ये सब? फिजिक्स ही तो है, क्या है? मतलब पूरा जियोलॉजी का फेनोमेना किस पे टिका हुआ है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ही तो ये इतना तो फिजिक्स केमिस्ट्री आना चाहिए आपको यार। गलत नहीं होना चाहिए था, या बन जाना चाहिए था। आई डोंट नो, शायद एग्जाम के प्रेशर में आपको लगा होगा यार बहुत बड़ी लैंग्वेज है, टफ है, नहीं हो पाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान, बहुत आसान। अभी मैं इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, 2 तरीके से। एक से जिसने ट्राई किया होगा एक तरीके से किया होगा, जिसे दूसरा याद नहीं आ रहा होगा, वो लेंथी चला गया होगा, वो आपका कंज्यूम कर लेगा 7 to 8 मिनट्स। इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 मिनट में कर सकता हूं, 2 से 3 मिनट में। फॉर्मूला सबको पता था इसका, लेकिन किसी को याद नहीं आया होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहले डेटा लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, तो ज्यादा हो गया है, लेकिन ठीक है लिख लेते हैं यार, होना चाहिए था इतने ये सब क्वेश्चन। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड इज 700 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6300 किलोमीटर्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज योर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब हमें दे दिया है। ये देखते ही हमें एकदम फट से एक फॉर्मूला बिना सोचे दिमाग में आना चाहिए था, बिना सोचे, बिना सोचे। क्या है वो? F इक्वल्स टू जी एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यार पढ़ते थे ना 9 में, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम में लिख के आते थे, इसका प्रूफ लिखते थे, तब हमें 10 नंबर मिलते थे, है ना यार। किया है आपने। दैट इज वाई वी इन एएस हम थोड़ा सा तो ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे, अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स। नहीं पता बाकी जगह कैसे है, लेकिन जो भी है यार, कहीं भी हो आप, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये, मतलब कि अगर नहीं बना आपसे तो जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि एक सैटेलाइट पे अगर फोर्स नहीं लग रहा होता, वो मूव कर रहा होता, सो इट विड टेंड टू गो इन स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता सैटेलाइट, ठीक है, लेकिन एक अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, उसे उसकी पाथ से डेविएट करता है, एंड अट्रैक्टिव फोर्स डेविएट्स इट फ्रॉम दैट पाथ एंड फोर्स टू मूव इट अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, है ना। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, डेविएट करता है उसकी पाथ को, सैटेलाइट की पाथ को, एंड ऑर्बिट अराउंड उसको फोर्स करता है टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। कौन सी फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच डेविएट्स द सैटेलाइट फ्रॉम दैट स्ट्रेट लाइन एंड फोर्सेस टू मूव इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है जी की? अब इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं यार, आप अर्थ एंड सोलर सिस्टम पढ़ते हो ना, मास ऑफ द अर्थ याद रखते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद रखते हो, ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। 6.673 टू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होगा ना जी की वैल्यू, ठीक है, एम अपॉन, और एक मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ क्या होगा? एम है, जो मास ऑफ अर्थ दैट इज एम। ये कितना होता है? 5.974 इंटू 10 की पावर 4 kg। आप तो दे रहे हो, आपको तो याद ही होना चाहिए था, मुझे याद है अभी तक, तो आपको याद होना चाहिए, आप तो एग्जाम के एस्पायरेंट्स हो, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज हैं इसकी। अब दैट ग्रेविटी दैट पुट्स एन इनवर्ड फोर्स, है ना, वो एक इनवर्ड पुल लगाता है, प्रोवाइड्स एन इनवर्ड पुल दैट कीप्स द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन अराउंड द अर्थ, है ना, वो ऑर्बिट में रखता है सैटेलाइट को, इनवर्ड पुल। और वो इनवर्ड पुल क्या है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल, स्पेलिंग गलत हो सकती है, सेंट्रीपिटल देख लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इनवर्ड पुल क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अब वो ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, इनवर्ड फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऑर्बिट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल होना होगा ना वहां पे, तभी तो वो उसके अराउंड, और मतलब उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा सैटेलाइट आपका। और अगर एक्सीड कर जाएगा तो क्या? बाहर चला जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? जो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, दैट इज योर, पढ़ रखा है हमने सबने, क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा लग रहा है मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं ये, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज योर स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है, स्यूडो फोर्स बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल को। सो अब कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम? mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आप कर लेना, ठीक है, क्या आ जाएगी? v इक्वल्स टू रूट अंडर जी एम ई, स्मॉल लेके चल रहे तो स्मॉल लिख लेते हैं, जी एम ई अपॉन आर, है ना, ये आर है, सॉरी यहां आर लिख दिया मैंने, ये आर है, ठीक है, जी एम ई अपॉन आर। ये क्या है इसमें? ये v इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी, और क्या निकालना है हमें? यही निकालना है, v की वैल्यू ही निकालनी थी टेंजेंशियल वेलोसिटी की। सो यह v इक्वल्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख चुका हूं मैं, m क्या है? मास ऑफ अर्थ लिख चुका हूं वैल्यू उसकी, r क्या है? r को बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस, एंड इट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दैट एल्टीट्यूड, जो यहां पे वैल्यू दी है, इन दोनों का सम है ये, दैट r इज द सम ऑफ एल्टीट्यूड एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो उसको क्या लिखेंगे हम? 7000 किलोमीटर, 6300 प्लस 700, एंड दैट इज योर ऑर्बिटल रेडियस। कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन बचा हुआ है, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर देना जी की, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपका 7000 किलोमीटर है, ठीक है। सो 7000 इंटू 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हो, मतलब मीटर में कट करने में आसान होगा, ठीक है। ओह सॉरी, यहां पे दूसरा क्या है आपका बचा? मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.974 इंटू 10 की पावर 4 kg रूट के अंदर में, ठीक है, सब रूट के अंदर में, तो केजी से केजी कट जाएगा, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो अब वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है।
हाँ, न्यूटन को आप लिखोगे ना, न्यूटन को जब आप ओपन करोगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज कैलकुलेशन में, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी समथिंग लाइक दिस। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देख लेना। 5.6932 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, और वो मीटर पर सेकेंड होगा। बाहर मीटर स्क्वायर और मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। न्यूटन को आप ओपन करोगे तो सेकेंड स्क्वायर यहां से मिलेगा आपको, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर बाहर आ जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे रूट से बाहर। और 5.96932 10⁻⁷ है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.7545 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 7.545 किलोमीटर पर सेकेंड। आई गेस किलोमीटर पर सेकेंड में आंसर क्वेश्चन पूछा था क्या, अच्छा कुछ ऐसा लिखा नहीं है यूनिट, ठीक है। 7.545 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत लेंदी हो जाता, 7 से 8 मिनट तो हमारे निकल जाते हैं ये कैलकुलेट करने में, ठीक है, हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अब स्मार्ट बनना था यहाँ पे। ये तो बेसिक तरीका है, एक क्लास 9th का बच्चा ऐसे, मतलब अगर वो भूल जाए वो तो इससे भी स्मार्टली अप्रोच करेगा, उसके मेमोरी में बहुत फ्रेश होगा, ठीक है। आप अगर ठीक है आपको इतना ही याद था, आप ऐसे अप्रोच करते, जिसको डेटा याद था वो ऐसे अप्रोच करके ये वैल्यू निकालता। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 7.545 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है, आई गेस, ठीक है, ये रब कर देता हूं। दूसरा तरीका क्या था मेरे पास, दूसरा तरीका मेरे पास था, एक और फॉर्मूला मुझे पता होता, वो क्या था, G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये यहां पे R और वो R डिफरेंट है, वो और दिस इज योर ऑर्बिटल रेडियस, ये ऑर्बिटल रेडियस है और ये क्या है, मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ध्यान से, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों आर को एक ही समझ के कैंसिल आउट करने शुरू कर देना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से खत्म हो जाएगा, ये जो कैलकुलेशन है ना सब खत्म हो जाएगा। दिस शुड हैव एंडेड अप लाइक दिस, अगर ये फॉर्मूला आपको ये वाला पता होता है, ठीक है। जी की वैल्यू इसीलिए दी थी, आपसे वो कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता था, मैं बोल रहा हूं बार बार, लॉजिकल, वो चाहता था कि आप स्मार्टली अप्रोच करो इस क्वेश्चन को, इसलिए तो उसने जी, हमेशा हम गेट में देखते हैं ना कि अगर इस टाइप की वैल्यूज होती है, डी के कांस्टेंट की वैल्यू दी है ना उसने, ये सब अगर सब वैल्यू दी है ना उसने, तो अगर जी की वैल्यू देता अगर यही एक अप्रोच होता तो वो जरूर जी और एम की वैल्यू देता। अगर उसने नहीं दिया तो उसके पीछे एक रीजन था, क्या, जी इक्वल्स टू GME अपॉन R स्क्वायर लगाना था। तो अब यहां से क्या करते हैं आप, GME के बदले आप क्या लिख सकते हो, GME इक्वल्स टू G इंटू R स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, सिंपल सा पुट करना है, कहां पे, यहां पे। अब क्या, मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा सा स्पेस बन जाए, क्योंकि इसका तो काम है ही नहीं, ठीक है, मास ऑफ अर्थ और ये जी कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। सो इसी के बदले स्पेस बनाते हैं, ठीक है। सो ये आ गया। अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर GME के बदले यहां से मैं रिप्लेस कर दूं GR स्क्वायर, दोनों आर अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोनों आर अलग है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख लेना अलग से, R स्क्वायर अपॉन ये कैपिटल R कर लेना, ठीक है। ये ऑर्बिटल रेडियस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक। अब यहां से क्या होगा, 10 इंटू 6300 किलोमीटर इंटू 6300 किलोमीटर, ठीक है, ये होगा अपॉन R, क्या है, 7000 किलोमीटर। तो यूनिट भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी यार, ठीक है। अगर देख लेना यूनिट, मेरे को जो भी क्वेश्चन मिला है उसमें यूनिट नहीं लिखा था, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, आई गेस जो भी आप देख लेना, किलोमीटर पर सेकंड या जो भी यूनिट रहा हो इसका कैलकुलेट करने के लिए। सो ये किलोमीटर कट गया, ठीक है, और जी की वैल्यू है आपकी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर में ही कर लेना यार, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा आई गेस, ठीक है। सो ये क्या है, यहाँ से 1000 ये कट जाएगा। सो ये कैलकुलेशन पार्ट कर लेना, आप जितना भी कैलकुलेट करके आओगे एंड में आपको यही मिलेगा, 7.545 किलोमीटर पर सेकेंड
आंसर आपको यही मिलेगा एंड में, ठीक है। मोर और लेस पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट में बहुत ही डिटेल में है और वो थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यूज है, तो हो सकता है कि पॉइंट इधर उधर थर्ड प्लेस में मूव करे, थोड़ा चेंज हो, लेकिन आंसर यही होगा। तो वो आपसे कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहता था। सी, अगर आपको ये पता होता तो आपने कितने आराम से क्वेश्चन कर लिया होता। तो टफ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच एंड बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, जो थोड़े से फिजिकल कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़े होते हैं, जो हमें एक्चुअली पढ़ना है, जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं अर्थ साइंस के कवर में। क्या? इग्नियस पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक, तो ये नहीं पढ़ना हमें। तो कभी भी गेम बदलेगा ना, जब गेम बदलेगा तो हर किसी को मौका मिलेगा, हर किसी को। ये उनके लिए मौका था जिनकी अच्छी है फिजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अच्छी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छी है, एलिमेंटल मैथ्स अच्छा है उनका, उनके लिए इस बार मौका था। तो हर किसी का टर्न आता है ऐसे करके, ठीक है। तो तैयारी भी हमारी उसी तरह होना चाहिए, नहीं एक्सपेक्ट करके कि हमेशा एक मोनोटोनस सा पेपर हो, ठीक है। मोनोटोनस सा पेपर हो, वैसे ही हम देते जाएंगे, जिंदगी एकदम आराम से कटती जाएगी हमारी। तो वो नहीं सोचना है, जो भी है सॉल्व करना है, नंबर लाने हैं, रैंक लाना है, बस, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड जाने से पहले जैम वाले थोड़ा देख लें, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उनको देख लें एग्जाम से जाने से पहले, उनको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा कि उन्हें मूव कैसे करना है अपने पेपर में। अगर इस टाइप का पेपर आ गया तो उन्हें दिमाग में एक स्ट्रैटेजी पहले से प्रिपेयर होगी उनके दिमाग में कि मुझे अप्रोच कैसे करना है। अगर ऐसा कुछ पेपर आया, उनका डिस्टर्ब नहीं होगा, आई गेस उनका पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। टिल देन, do study hard, take good care of yourself. See you. Bye bye.